एक आदमी अपनी कार में मरा पाया गया। साइड सीट पर एक जलती हुई अंगीठी मिली। लाश के रंग से पता चला मामला है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। पुलिस ने इसे सुसाइड समझा, लेकिन मृतक की बहन को शक हुआ। ये रहा मेरे भाई का आखिरी सोशल पोस्ट। वो तो बड़ा खुश था उस दिन, कह रहा था एक औरत के साथ बाहर घूमने जा रहा है। उनकी पहली ही मुलाकात में उस औरत ने उस आदमी से 20 लाख मांगे थे। जब केस राजीव सरन नाम के सीनियर इन्वेस्टिगेटर के पास आया तो उन्होंने फौरन उस औरत को पहचान लिया, कामिनी सान्याल। कुछ दिन पहले ही एक बुजुर्ग ने इसी औरत के खिलाफ 60 लाख ठगने की रिपोर्ट दी थी, मगर केस दर्ज करने से पहले ही बुजुर्ग ने अपना बयान बदल लिया। पैसे मैंने खुशी से दिए थे। राजीव ने जांच शुरू की तो पता चला कि कामिनी एक हाई लेवल सीरियल डेटर है। वो रिटायर्ड मर्दों से मिलती, उन पर खर्चा करवाती और फिर उन्हें छोड़ देती। 2 मामले तो ऐसे भी थे जहां मर्दों ने कामिनी को 2 करोड़ और 1 करोड़ 6 लाख ट्रांसफर किए थे, फिर उसी की भेजी हुई अंगीठी से खुदकुशी कर ली। जब ये सब न्यूज में आया तो रीमा, जो एक रिपोर्टर है, सन्न रह गई, क्योंकि कामिनी उस वक्त उसके पापा शिव सरन को डेट कर रही थी। 20 साल से अकेले रहने वाले शिव अब रिटायर होकर कामिनी के प्यार में पड़ चुके थे। कामिनी का नखरे दिखाना, बच्चों जैसी बात करना, ये सब शिव को बहुत भाता था। अरे देखो ना, मुंह पे सॉस लगा लिया आपने, एकदम छोटे बच्चे लग रहे हो। रीमा को ये सब बिल्कुल फर्जी और घटिया लगा। उसके पापा तो स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, वो इस औरत के लायक नहीं। पर शिव को डर था कि कामिनी कहीं किसी और मर्द की ओर न चली जाए, इसलिए शादी की जल्दी थी। रीमा ने समझाया, आप लोगों की मुलाकात को अभी टाइम ही कितना हुआ है। असल में रीमा खुद भी शादी की तैयारी में थी और पापा अगर अभी शादी कर लेते तो बात अजीब हो जाती। पर कामिनी तो कह चुकी थी, रिलेशनशिप टाइम से नहीं दिल से चलता है, मुझे वो पसंद है। शिव पूरी तरह उसके जाल में थे। पर जब केस की तहकीकात बढ़ी और कामिनी का नाम उभरा तो रीमा का सब्र टूट गया। वो घर गई, देखा कामिनी तो अब घर में शिफ्ट हो चुकी थी। रीमा ने शांत रहते हुए उससे बात छेड़ी, कामिनी जी, आज की आपकी खबर देखी मैंने, आप मीडिया की दुनिया को तो समझती होंगी। कामिनी मुस्कुराई, मीडिया को तो फैसले सुनाने का शौक है, पर मैंने कोई मर्डर नहीं किया। रीमा ने चुटकी ली, चलो मान लिया मर्डर नहीं किया, लेकिन मर्दों से पैसे तो लिए है ना, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, फिर इतने महंगे कपड़े, ये आलीशान घर कहाँ से आया सब। कामिनी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो बोली, मैं गांव से आई थी, शुरू में मसाज पार्लर में काम किया, पैसे कमाए, फिर सब कुछ इन्वेस्ट किया खुद पे, क्योंकि अगर मैं खुद को अपग्रेड नहीं करती तो क्लाइंट भी अच्छे नहीं मिलते। मैंने खुद को पाला है खुद के दम पर, इसमें गलत क्या है। उसने कहा, पुलिस मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं निकाल पाएगी। रीमा को लगा ये सब बकवास है, पर फिर कामिनी ने एक धमाका किया, ये देखो हमारी वेडिंग रिंग 10-11 हजार की है, तुम्हारे पापा ने कहा था महंगी नहीं होनी चाहिए, और पेमेंट भी मैंने की है, हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं बताया। रीमा स्तब्ध रह गई। कामिनी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर शिव तो पूरी तरह फिदा थे। उन्हें यकीन था कि कामिनी निर्दोष है। रीमा, उसके लिए कोई वकील ढूंढो, वो आदमी जो मरा है उसे मैं जानता था। कामिनी ने जब मुझसे शादी की बात की तो उसे ब्रेकअप कर लिया, शायद इसलिए उसने जान दे दी। रीमा को झटका लगा, पापा जैसे शांत इंसान इस ड्रामे में कैसे फंस सकते हैं। कामिनी को मीडिया ने घेरा, वो तब भी शांत थी, मैंने किसी को नहीं मारा, कानून मुझे क्लीन चिट देगा। रीमा ने खुद ही उसका घर खंगालने का प्लान बनाया, पासवर्ड पापा से निकाला और घुस गई। अंदर एक महल जैसा वार्डरोब था, ब्रांडेड कपड़े, हीरे जवाहरात, करोड़ों की वैल्यू, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला और कानून भी मजबूर निकला। 350 लाख की बेल मनी जो सिर्फ 10 मिनट में किसी मर्द ने भर दी। कामिनी फिर आजाद थी। रीमा को अब समझ आया, कामिनी हर मर्द को उसकी कमजोरी के हिसाब से हैंडल करती है। कुछ मर्दों के साथ पहली डेट पर ही सो जाती हूँ, फिर वो कभी दूर नहीं जाते। रीमा ने जांच अधिकारी राजीव से मदद मांगी। मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जो कामिनी से जुड़े हैं, सभी में पैसे का लेन देन है। मेरा मकसद है उन मरे हुए लोगों को इंसाफ दिलाना।